नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे दशहरे पर कैसे शिंदे और उद्धव ने दिखाई ताकत। मुंबई में दंगा फोर्स ने कैसे संभाला मोर्चा। शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात से कैसे चढ़ा सियासी पारा। फडणवीस के फैसले से विपक्ष क्यों है परेशान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दशहरा रैली को लेकर उद्धव और एकनाथ शिंदे ने दिखाई ताकत। किसानों को लेकर ठाकरे ने बीजेपी को घेरा तो शिंदे ने खोली पोल। हिंसा से निपटने के लिए एक्शन में मुंबई पुलिस, डेल्टा और दंगा फोर्स ने संभाला मोर्चा। शरद पवार अजित पवार की मुलाकात ने चढ़ाया महाराष्ट्र का सियासी पारा। 1 घंटे तक दोनों के बीच हुई चर्चा। दिवाली से पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस ने 10,000 युवाओं को दी नौकरी, विपक्ष में पसरा मातम। खबरों में सबसे पहले बात दशहरा रैली की। मुंबई फिर से बड़े राजनीतिक मुकाबले की गवाह बनी। शिवसेना के 2 धड़े, उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट अपनी अपनी दशहरा रैलियों को लेकर खबरों में बने रहे। दोनों ही पक्ष इस मौके को ताकत दिखाने का मौका मानते रहे हैं। खासकर बीएमसी चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 5 बजे दादर के शिवाजी पार्क में अपनी रैली शुरू की। ये वही जगह है जहां से शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने 1966 में इस परंपरा की शुरुआत की थी। उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि उनकी रैली सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि जनता की आवाज है। उद्धव ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके भाषण में महंगाई, बेरोजगारी और बाढ़ राहत जैसे मुख्य मुद्दे रूप से शामिल रहने वाले हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया, आम लोगों की तकलीफों को अनदेखा किया जा रहा है। पार्टी के नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारी रैली ऐतिहासिक रहने वाली है, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ धुआं निकलेगा। एकनाथ शिंदे ने भी शाम 6 बजे गोरेगांव के NESCO एग्जीबिशन सेंटर में अपनी रैली की। ये पहले से कार्यक्रम आजाद मैदान में होना था, लेकिन भारी बारिश और पानी भरने के कारण जगह को बदल दिया गया। एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों से कहा है कि उनकी रैली सिर्फ राजनीतिक ताकत दिखाने का मंच नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक प्रतिबद्धता भी होगी। उन्होंने घोषणा की कि इस रैली के जरिए किसानों और बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए चंदा भी इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो मुंबई आने के बजाय अपने अपने इलाकों में रहकर राहत कार्य में जुटे रहे। दोनों ही रैलियों में हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों के जुटने की उम्मीद पहले से थी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। करीब 19,000 पुलिस कर्मियों ने यहां पर मोर्चा संभाला ताकि भीड़ को संभाला जा सके और ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि ये दोनों ही रैलियां आने वाले बीएमसी चुनावों से पहले आखिरी बड़ी ताकत आजमाइश साबित होगी। उद्धव ठाकरे अपने आप को असली शिवसेना की विरासत का उत्तराधिकारी बताने की कोशिश हर मंच से करते हैं, जबकि शिंदे गुट इसे किसानों और सामाजिक सरोकारों से जोड़कर अपनी छवि मजबूत करना चाहते हैं। यानी इस बार महाराष्ट्र में दोनों ही रैलियों में किसानों का मुद्दा बड़ा रहा। बाढ़ प्रभावित किसानों की राहत पैकेज के लिए उद्धव ठाकरे लगातार फडणवीस सरकार और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने रैली से पहले बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगातार किसान जो हैं वो राहत पैकेज की आस लगाए बैठे हैं, त्योहार ऊपर से है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार सिर्फ बिहार चुनावों पर ध्यान दे रही है। वहां की महिलाओं को लगातार पैसे दिए जा रहे हैं, उनके लिए खजाना खोल दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों के लिए मोदी सरकार के पास कुछ नहीं है। जबकि एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया था कि इतना ही किसानों का ख्याल है तो क्यों नहीं ये रैली रद्द कर दी गई और इससे जो पैसा लगाया गया है रैली के अंदर वो जो किसान बाढ़ से प्रभावित हैं उनको दिया गया है। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर रैली से पहले ही शुरू हो गया था। इधर उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने की जुगत लगा रहे तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी एक एक करके उद्धव ठाकरे की पूरी पोल खोल के रखी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद विजयदशमी पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। दशहरे के त्योहार को देखते हुए मुंबई में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देवी प्रतिमाओं के भव्य विसर्जन जुलूसों के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और यातायात प्रबंधन के लिए शहर भर में 7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 26 पुलिस उपायुक्त
और 52 सहायक पुलिस आयुक्त, 2890 पुलिस अधिकारी और 16,552 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा त्योहारों और समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एसआरपी प्लाटून, रैपिड रिस्पांस टीम, दंगा नियंत्रण दल और डेल्टा फोर्स कॉम्बैट यूनिट और होमगार्ड सहित कई विशेष टुकड़ियां तैनात की गई। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अधिकारियों के साथ सहयोग करने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संयम बरतने और कोई भी संदिग्ध या अवांछित वस्तु मिलने पर फौरन पुलिस को जानकारी देने की अपील की और सहायता के लिए लोगों के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, यानी कि 100 और 112 पर सीधे संपर्क करने की अपील की गई। मुंबई पुलिस की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों से हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। पहले आई लव मोहम्मद के नाम पर अहिल्या नगर में हिंसा भड़काई गई और उसके बाद ठाणे और बीड में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के कई जिलों की पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई और हर जगह पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आई। खबरों के मुताबिक अजीत पवार और शरद पवार के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर में ये मुलाकात हुई। चाचा भतीजे के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा चली। इस मुलाकात का असली मकसद क्या था और इसको लेकर अब अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरों के मुताबिक ये बैठक मालेगांव सहकारी शुगर फैक्ट्री को लेकर की गई थी। साथ ही राज्य में बाढ़ के हालात पर भी चर्चा की गई। बैठक में बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने के लिए उपायों पर बातचीत हुई। शरद पवार ने अजीत पवार से अब तक कितने यानी कि पंचनामे सर्वे हुए हैं इसकी भी जानकारी हासिल की। अजीत पवार ने भी शरद पवार को सरकार की तरफ से दी जा रही सहायता के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ यहाँ पर ज्यादा बारिश हुई है उन प्रभावित इलाकों के लिए रकम इकट्ठा करने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा कुछ पारिवारिक विषयों पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। खबरें तो ये भी आ रही थी कि शरद पवार अपनी पार्टी का विलय अजीत पवार की पार्टी में कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आए हों। दोनों नेता पहले भी अलग अलग कार्यक्रमों और आयोजनों पर पारिवारिक समारोह में भी साथ नजर आ चुके हैं। कुछ वक्त पहले दोनों राष्ट्रवादी गुटों के एक साथ आने की चर्चाएं तेज हुई थी, जिसके बाद चाचा भतीजे कुछ बैठकों में साथ भी दिखाई दिए, जिससे इन चर्चाओं को और ज्यादा बल मिला। लेकिन बाद में चर्चाएं ठंडी पड़ गई। अब एक बार फिर अजीत पवार और शरद पवार के बीच 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। चाचा भतीजे के बीच होने वाली इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात फडणवीस के बड़े फैसले की। दिवाली से पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दुकानदारों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने राज्य में 24 घंटे दुकानें खोलने का फैसला किया है। अब महाराष्ट्र में दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी, जिनमें दुकान, होटल और दूसरे प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। इससे पर्व और त्योहारों पर देर रात तक बाजार करने वालों के लिए फायदा होगा, वहीं दुकानदारों की भी कमाई बढ़ेगी। हालांकि ये नियम शराब की दुकानों, बार परमिट रूम और हुक्का पार्लर और कंट्री बार के लिए नहीं है। ये सभी अपने तय समय पर खुलेंगे और समय पर ही बंद किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और इसकी जानकारी खुद सीएम फडणवीस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा है। मुंबई में कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें महाराष्ट्र की उन प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और उन्हें रफ्तार देने की गई है जो हमारे आर्थिक विकास के लिए फोकस में है और जिन पर काम किया जा रहा है। खबरों के आखिर में बात करते हैं फडणवीस के एक और बड़े फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी उम्मीदवारों को नए नियुक्ति पत्र सौंपेगी। खबरों के मुताबिक 4 अक्टूबर को एक खास कार्यक्रम में 5187 अनुकंपा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा एमपीएससी के जरिए जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 5122 उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, यानी एक ही दिन में 10,309 उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में शामिल करने के लिए ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीएमसी सहित दूसरे स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए राज्य की महायुति सरकार नियुक्ति पत्र समारोह को यादगार बनाना चाहती है, ताकि इसे चुनावों में भुनाया भी जा सके। यह आयोजन 4 अक्टूबर को मुंबई में ही किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे
और दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पालक मंत्री अपने अपने जिलों में नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये कदम मुख्यमंत्री फडणवीस की तरफ से शुरू की गई 100 दिन और 150 दिन की प्रशासनिक सुधार योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आपको बताएं, जब फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में आई थी उस वक्त ही 100 दिन का भी एजेंडा तय किया गया था। उसके बाद जब 100 दिन का एजेंडा पूरा हो गया, उसके अगले ही दिन 100 और दिनों का एजेंडा तय किया गया था। उसी एजेंडे के तहत ये सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। फडणवीस सरकार की तरफ से ये जो फैसला किया गया है उससे बीएमसी चुनावों में महायुति को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं इस फैसले से विपक्ष की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।